आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो इसमें अभी हमने 3 मेथड पढ़े, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लो वेस्ट कोस्ट मेथड और ठीक है, और तीसरा मेथड क्या था हमारा, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम चौथा मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा मोदी मेथड। ठीक है, तो जब हम इसको क्लास में स्टार्ट करते थे कि मोदी मेथड के नाम से ही, तो क्लास में सब मोदी मोदी करने लगते थे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज तो मैं तुम्हें इसको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, ये मोदी मेथड है ये, तो ये इसमें सबसे अच्छा मेथड है जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट निकालता है, ये सबसे कम कॉस्ट निकालता है, यानी कि वो जो तीनों मेथड पढ़े उन मेथड से अच्छा मेथड है ये। ठीक है, और ये थोड़ा मेथड उनसे बड़ा है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट निकालता है सबसे कम कॉस्ट निकालता है, तो सबसे कम कॉस्ट निकालता है, इसलिए ये मेथड अच्छा है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मोदी मेथड। ठीक है, तो मोदी मेथड में कुछ स्टेप्स हैं, ये तुम्हें याद रखने होंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ। पहला स्टेप, फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। सबसे पहले हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना, किससे निकालना, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालना। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद स्टेप सेकंड, कंस्ट्रक्ट ए ट्रांसपोर्टेशन टेबल एंटरिंग द, ठीक है, कैपेसिटीज A1, A2 डॉट डॉट AM ऑफ द ओरिजन्स एंड द रिक्वायरमेंट्स BI, BJ डॉट डॉट BN ऑफ द डेस्टिनेशंस, एंटर द कोस्ट CIJ इन ब्रैकेट दे रखा है एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द होल सेल्स। ठीक है, तो हमें एक ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाना, ठीक है, उसमें कैपेसिटीज लिखनी, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स लिखनी। ठीक है, B1, B2, BN, ठीक है, एंटर द कोस्ट, और कोस्ट को एंटर कराना, कोस्ट को CIJ को इन किसमें ब्रैकेट में एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल। तो कोई मतलब सेल दी हुई होंगी वहाँ क्वेश्चन में, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे कोई सेल होंगी। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है उसको अपर लेफ्ट कॉर्नर में ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, ये कोई सेल है, जो कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्ट की उसको कहाँ लिखना, अपर, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3, एंटर द एलोकेशन एट द सेंटर्स ऑफ द सेल। एलोकेशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से निकल जाएंगे, उनको कहाँ एंटर करना हमें, ठीक है, सेंटर में एंटर करना, सेल की सेंटर में जो भी एलोकेशन दी हुई होंगी। जब क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ आएगा ही। ठीक है, स्टेप 4, फाइंड द सेट ऑफ M+N नंबर्स UI I इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट M एंड VJ, ठीक है, J इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट N फॉर ईच रो एंड कॉलम सच दैट फॉर द ऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, तो इसके बाद हमें एक नंबरों का सेट फाइंड करना, UI और VJ, ठीक है, प्रत्येक रो के लिए और प्रत्येक कॉलम के लिए। ठीक है, और सच, ठीक है, सच दैट फॉर द ऑक्यूपाइड सेल, तो ऑक्यूपाइड सेल के लिए, तो ऑक्यूपाइड सेल वो सेल होगी जिसके अंदर एलोकेशन होंगी। एलोकेशन कहाँ लिखनी है हमें, ठीक है, एलोकेशन लिखनी सेंटर में। तो जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो ये ऑक्यूपाइड सेल होगी, और जिस सेल में ठीक है एलोकेशन नहीं होगी तो वो कहलाती है अनऑक्यूपाइड सेल। तो क्वेश्चन में बता दूंगा ऑक्यूपाइड सेल और अनऑक्यूपाइड सेल कौन सी होती हैं। ठीक है, स्टेप 5, ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल CRS, ठीक है, CRS इक्वल टू कितना, UR प्लस VS। ठीक है, स्टेप 5, कैलकुलेट द वैल्यू UI प्लस VJ। ठीक है, यानी कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, UI प्लस VJ की, फॉर ईच
अनऑक्युपाइड सेल। तो अनऑक्युपाइड सेल के लिए क्या निकालना हमें, UI प्लस VJ निकालना। एंड एंटर इट एट द अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर, ठीक है। और कहाँ लिखना है उसको, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेल, उस सेल के अनुसार, ठीक है। स्टेप 6, कैलकुलेट द सेल, ठीक है, इवोल्यूशन ऑन DIJ। तो क्या निकालना है इसके बाद हमें, DIJ निकालना। तो DIJ का फॉर्मूला होता है CIJ में से क्या घटाना, UI प्लस VJ फॉर अनऑक्युपाइड सेल। तो अनऑक्युपाइड सेल के लिए, अनऑक्युपाइड सेल होती है खाली सेल होती है, ठीक है। जैसे ये ऑक्युपाइड सेल है और क्वेश्चन में जिसमें बीच में एलोकेशन नहीं होगी वो कैसी होगी, अनऑक्युपाइड सेल होगी, ठीक है। एंड एंटर इट एट द लोअर राइट कॉर्नर, और उसको कहाँ लिखना हमें, DIJ को कहाँ लिखना, लोअर राइट कॉर्नर में लिखना, ठीक है। तो जैसे कि ये भरी हुई सेल है, सपोज ये कोई अनऑक्युपाइड सेल है, तो DIJ कहाँ लिखना, ठीक है। उसमें लिखा जैसे कि लोअर राइट कॉर्नर, तो ये लोअर राइट कॉर्नर है, DIJ यहाँ पे आ जाएगा। स्टेप 7, ठीक है, एग्जामिन द साइन ऑफ DIJ फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स एंड अप्लाई ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे इफ ऑल DIJ ग्रेटर देन 0, यदि सारे DIJ 0 से बड़े होंगे, देन सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल एंड यूनिक। तो ये जैसे हम DIJ निकाल लेंगे और सारे DIJ किससे बड़े आ जाएंगे, 0 से बड़े आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल माने होता है सर्वोत्तम, यानी कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन। तो ये जो मेथड है, मोदी मेथड, ये सर्वोत्तम सॉल्यूशन निकालता है, ठीक है। और वो कैसा भी होगा, यूनिक होगा। या क्या आ सकता है, DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विद एट लीस्ट 1 DIJ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यदि DIJ 0 या 0 से बड़ा होगा, विद एट लीस्ट 1 DIJ, एक DIJ किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है। कम से कम एक DIJ किसके बराबर हो जाए, 0 के, देन द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल, तब भी, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल माने सर्वोत्तम सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड एन अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो तब इसका उसमें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसमें मतलब और भी कोई सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। तो उसमें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, पर इसमें अदर कोई अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, ठीक है। थर्ड स्टेप, इफ एट लीस्ट 1 DIJ लेस देन 0, यदि कम से कम एक DIJ 0 से छोटा हो गया, देन द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, तब सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। इन दिस केस वी गो टू स्टेप 7। तो इस कंडीशन में हमें कौन से स्टेप पे जाना पड़ेगा, 7 स्टेप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 स्टेप देखिए क्या है, सेलेक्ट द, ठीक है, मिनिमम मोस्ट नेगेटिव DIJ। तो इसमें जो मोस्ट नेगेटिव DIJ होगा, ठीक है, जैसे ये DIJ कहीं यहाँ पे लिखा होगा, तो मोस्ट नेगेटिव देखेंगे कौन है, ठीक है। फ्रॉम ए क्लोज लूप बाय जॉइनिंग दिस सेल ऑफ मिनिमम DIJ विद द सेल ऑफ द पॉजिटिव एलोकेशन, ठीक है। तो जो नेगेटिव होगा उससे हम कोई लूप बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो लूप बनाने के बाद, ठीक है, विद द सेल ऑफ द पॉजिटिव एलोकेशन, देन, ठीक है, जब लूप बनाएंगे उसमें आएगा क्वेश्चन में, अच्छे समझ में आएगा, अभी थोड़ा पढ़ लीजिए। देन एलोकेट इन द सेल एज मच एज यू कैन बाई, ठीक है, वेक्टिंग एट लीस्ट 1 ऑफ द प्री ऑक्युपाइड सेल एंड मेंटेनिंग द रो एंड कॉलम सम रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है।
तो स्टेप 7 जो है अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दिस विल गिव न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो फिर ये कोई नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देगा, ठीक है। यानी कि यदि dij कम से कम एक नेगेटिव आ जाएगा तो वो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं होने का, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें ये स्टेप लगाना होगा और इस स्टेप लगाने से हमें कोई नया फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक स्टेप और है 8, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनके मैं फ़ोटो वीडियो में डाल दूंगा, यदि इस पर तुम्हें स्पष्ट ना दिखें तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। एक स्टेप और है तो वो करेंगे अब स्टेप 8। तो स्टेप नंबर 8 देखिए, ठीक है। रिपीट द स्टेप्स 3 to 6 टू टेस्ट द ऑप्टिमलिटी ऑफ दिस न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। कंटिन्यू द प्रोसेस until एन ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। तो ये हमें 3 से लेके 6 तक रिपीट करना, ठीक है। जो स्टेप्स पीछे दे रखे हैं उनको रिपीट करना। कब तक रिपीट करना? जब तक कि हमें ऑप्टिमम माने सर्वोत्तम, ठीक है। जब तक कि हमें सर्वोत्तम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात ना हो जाए तब तक हमें, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक स्टेप को रिपीट करना, 3 से लेके 6 तक के रिपीट करना। तो ये मेथड अच्छे से आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मोदी मेथड पे एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया, डिटरमाइन द ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसका ऑप्टिमम यानी कि सर्वोत्तम, ठीक है। इसका जो सर्वोत्तम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना, तो सर्वोत्तम जो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा वो कौन से मेथड से निकलेगा? मोदी मेथड से, ठीक है। तो मोदी मेथड में जो सबसे पहला हमारा स्टेप था, सबसे पहले हमें इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, या उसको हम क्या भी बोलते हैं, पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए पेनल्टी मेथड से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालिए। तो उसमें सबसे पहले पेनल्टी निकालनी होती है। पेनल्टी को किससे डिनोट करते हैं हम? P से। पेनल्टी को किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में हमें पेनल्टी निकालनी। तो पहली रो में सबसे लोवेस्ट एलिमेंट देखिए 2, सेकंड लोवेस्ट 3, उनका डिफरेंस कितना आएगा? 1। तो ये पहली पेनल्टी आ गई। इसके बाद सेकंड रो में लोवेस्ट एलिमेंट 1, सेकंड लोवेस्ट 4, डिफरेंस इनका बताइए, ठीक है। 3 डिफरेंस आ जाएगा इनका। लोवेस्ट एलिमेंट 3, ठीक है, और सेकंड लोवेस्ट 4, डिफरेंस इनका 1 आ जाएगा। तो ये पेनल्टी आ गई ईच रो। अब ईच कॉलम में पेनल्टी निकालिए। सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड लोवेस्ट 4, उनका डिफरेंस कितना आएगा? 1 डिफरेंस आएगा। सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड लोवेस्ट 4, डिफरेंस कितना आएगा? 1। ऐसे इसमें निकालिए 6 और 7 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 1 और 2 का डिफरेंस 1 आ जाएगा। इसके बाद इसमें मैक्सिमम पेनल्टी छांटते हैं। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी? 3। तो 3 में इस रो में देखिए, इस रो में लोवेस्ट एलिमेंट कौन है? 1। तो 1 की रिक्वायरमेंट देखिए कितने की? 1 की रिक्वायरमेंट है 25 की, तो 25 दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे, ठीक है। 37 में से 25 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? 12। तो जो, ठीक है, यहाँ से क्रॉस आउट हो गया, उसको इस तरीके से यहाँ से क्रॉस आउट कर दीजिए। तो इसके बाद नया टेबल बनाइए। तो नया टेबल देखिए, नए टेबल में O1, O2, O3, D1, D2 और कितना? D3, ठीक है। कॉस्ट लिख लीजिए 5, 4, 3, 3, 7, 4, 6, 9, 7।
ठीक है, AI इधर BJ कितने 19 12 34, ठीक है। नीचे देखिए 16 18 31। इसके बाद दोबारा ये प्रोसेस क्या निकालते हैं, पेनल्टी ईच रो एंड ईच कॉलम। तो रो में निकालिए सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड लोवेस्ट 5, इनका डिफरेंस 2। इसमें देखिए 4, ठीक है, और 7, इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, कितना आएगा 3। लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड लोवेस्ट 4, डिफरेंस कितना आएगा 1। ऐसे कॉलम में कर लीजिए। तो इस कॉलम में देखिए 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 1, 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 1, ठीक है। 6 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 1। तो इसके बाद क्या करते हैं, मैक्सिमम पेनल्टी छांटते हैं। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 3। इस रो में देखिए, इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखिए कितना 4 की रिक्वायरमेंट देखिए कितने की 16 की। वहाँ देखना इतने अवेलेबल हैं या नहीं है, नहीं है, ठीक है। कितने अवेलेबल हैं 12, तो कितने दे दीजिए 12 दे दीजिए। 12 दे देंगे तो कितने की रिक्वायरमेंट और बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 4 की रिक्वायरमेंट और बच जाएगी। ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्रॉस आउट कर दीजिए O2 को, ठीक है। इसके बाद नया टेबल बनाइए। तो नया टेबल देखिए O1 O3 D1 D2 और D3, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लिख लीजिए, कितनी कितनी है 5 3 6 3 4 7, ठीक है। AI BJ तो लिख लीजिए, अवेलेबल 19 है और 34, 19 34, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट देख लीजिए नीचे 4 18 4 18 31। इसके बाद फिर हमें पेनल्टी निकालनी। तो पेनल्टी बोलिए, लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड लोवेस्ट, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। इसमें 3 4, इनका डिफरेंस कितना 1। इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पेनल्टी आ जाएगी कितनी है 2 आ जाएगा। यहाँ से बोलिए 1, यहाँ से बोलिए 1। तो मैक्सिमम पेनल्टी 2 एक जगह, ठीक है, 2 जगह एक जैसी आ गई। तो कोई सी एनी ले, ठीक है, कोई सी ले लीजिए। चलिए ये ले ली हमने। तो यहाँ देखिए सबसे लोवेस्ट एलिमेंट 3, रिक्वायरमेंट देखना कितने की 18 की रिक्वायरमेंट है। तो 18 जब दे देंगे 19 से तो कितना बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा। यहाँ से नया टेबल बनाएंगे। नया टेबल देखिए, नया टेबल में O1 O3 D1 D3 5 3 6 7 AI और यहाँ क्या दे रखा BG, ठीक है। तो AI मतलब अवेलेबल 1 और ये कितना 34, यहाँ पे 4 और कितना 31। दोबारा क्या करेंगे, पेनल्टी निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस 1 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा। डिफरेंस देखिए 2 और इनका डिफरेंस कितना 1। मैक्सिमम पेनल्टी देखिए, तो मैक्सिमम पेनल्टी ये रही। लोएस्ट एलिमेंट इसमें 3 की रिक्वायरमेंट 4 की है, तो 4 दे दीजिए। यहाँ से 4 चले गए तो कितने बचेंगे 30 बचेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब तो ये दोनों ही बच रहे। तो यहाँ कितने अवेलेबल हैं
1 दे दिया तो कितने रह जाएंगे 30 अवेलेबल है, 30 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30। तो सब कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देखिए कितना आ गया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो पहले टेबल से देखिए x2 4, ठीक है, सेकेंड रो और 4 कॉलम, इसलिए किसकी वैल्यू है ये x2 4 इक्वल टू कितना आया 25। इसके बाद ये देखिए x21 इक्वल टू कितना 12, ठीक है। यहाँ देखिए x12 कितना 18, ठीक है। यहाँ से देखिए x13 कितना 1, यहाँ से बोलिए x31 इक्वल टू 4 और x33 इक्वल टू कितना 30, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी एलोकेशन आ गई, इनको कहाँ रखना, हमें सेंटर में रखना जैसे कि मेथड में कहा गया। और जो कोस्ट हैं, ठीक है, कोस्ट कहाँ रखनी है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, तो भी बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के बाद में ये टेबल बनाएंगे O1 O2 O3 D1 D2 D3 D4, ठीक है। तो इसमें जो कोस्ट दे रखी थी हमें, ठीक है, जो क्वेश्चन में कोस्ट दे रखी थी, तो ये जो सेल है इसमें हमें कहाँ लिखना उस कोस्ट को, जो भी कोस्ट दे रखी सेल के अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखना। तो कितना लिख दिया यहाँ 5, जो क्वेश्चन में दी कोस्ट वो लिख दी यहाँ पे अपर लेफ्ट कॉर्नर में 5, ठीक है। यहाँ कितनी 3 6 2 4 7 9 1 3 4 7 5। तो जो कोस्ट है ये हमें कहाँ लिखनी थी, सेल के अपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखनी थी, ठीक है। इसके बाद जो हमने एलोकेशन निकाली, ये हमारी एलोकेशंस हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि, तो इनको हमें कहाँ रखना, सेंटर में रखना। जैसे x24 है तो कितना 25, x24 यहाँ आएगा 25 सेंटर में रखना। x21 है कितना 12, x21 12, x12 कितना 18, ठीक है। x13 कितना 1, x31 कितना 4, ठीक है। और x33 कितना 30, ठीक है। और जो एलोकेशन है कितनी आनी चाहिए, वैसे ये एलोकेशन जो भी हैं वे आनी चाहिए m+n-1, ठीक है। m नंबर ऑफ रो 1 2 3 और n कॉलम कितने 4 -1, तो कितने बच जाएंगे 6। तो ये एलोकेशन कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, गिन के देखना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 है, ये आगे आएंगे जब ये इक्वल नहीं होने की, तो आगे बताऊंगा उनको। तो ये एलोकेशन हमें कहाँ रखनी थी, सेंटर में, तो इन एलोकेशन को हमने कहाँ रख दिया, सेंटर में रख दिया। इसके बाद हमें UI और VJ निकालने हैं। तो UI और VJ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ईच रो ईच कॉलम में देखते हैं सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस रो और किस कॉलम में है। जैसे इस रो में देखो एलोकेशन कितनी है 2, इसमें कितनी 2, इसमें भी कितनी 2, कॉलम में देख लीजिए यहाँ कितनी 2 एलोकेशन है,
इसमें तो कितनी, एक ही है 18, इसमें कितनी 2 हैं, इसमें कितनी 1, तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन कितनी 2। तो जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है उसके सामने 0 रख दीजिए। जैसे इसमें 2 है, या तो यहाँ 0 रख दीजिए, इसमें 2 है या यहाँ 0 रख दीजिए, या यहाँ रख दीजिए, या कॉलम में कोई से में रख दीजिए। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे 0 रख लिया। ठीक है, तो 0 रखने के बाद यहाँ भरी हुई एलोकेशन में देखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल। जैसे ये सेल है, इसको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड। जैसे मैंने मेथड में बताया था तुम्हें, ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड सेल। तो ये कैसी सेल है, ऑक्यूपाइड। इसके नीचे कैसी है, अनऑक्यूपाइड सेल। तो जब यू आई और वी जे निकालते हैं तो ऑक्यूपाइड सेल देखते हैं। ऑक्यूपाइड यानी कि भरी हुई सेल देखते हैं। ठीक है, तो भरी हुई सेल में यहाँ देखिए कोस्ट कितनी 6, तो इसके नीचे कितना लिख देंगे हम, 6 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्यूपाइड सेल में देखेंगे, यहाँ कितना 3, तो नीचे कितना लिख देंगे 3। ठीक है, 3 और 6 ये कैसे लिखे, ठीक है, इसको और इसको जोड़ के ऑक्यूपाइड सेल के, ठीक है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में मिलना चाहिए। देखना इसको और इसको जोड़ के देखना 6 ठीक आ रहा है। ठीक है, इसको देखना जोड़ के 3 आ रहा है। अब जैसे यहाँ देखिए, तो ये कैसी सेल है, ऑक्यूपाइड सेल है। तो ऑक्यूपाइड सेल में यहाँ कितना 6, तो यहाँ ऐसा क्या रखें कि 7 आ जाए। ठीक है, भाई 6 है और यहाँ कितना मतलब आना चाहिए 7, तो यहाँ अपने पास से कितना रखना पड़ेगा हमें 1, क्योंकि इसको और इसको जोड़ के यहाँ मिलना चाहिए। तो इसको जोड़ के 7, तो यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ है, तो यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ 3, वहाँ 1 तो आ गया, तो यहाँ क्या लेना चाहिए हमें 3 लाने, तो यहाँ हमें लेना चाहिए 2। ठीक है, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। फिर कोई भरी हुई सेल देखिए, ऑक्यूपाइड सेल देखिए, यहाँ देखिए कितना ऊपर 4, तो ऊपर 4 है, यहाँ 2 है, तो उसके सामने जाइए। ठीक है, तो हमें 4 पूरे करने, 2 तो यहाँ है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा कि 4 हो जाए। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 2। इसके बाद यहाँ देखिए, ठीक है, 1 आना चाहिए, तो यहाँ 2 में ऐसा क्या जोड़ है कि 1 हो जाए। ठीक है, तो 2 में जोड़ के तो 1 होने का नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 2 में से कितना घटाना पड़ेगा कि 1 आ जाए, ये -1 करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अनऑक्यूपाइड सेल देखते हैं। अनऑक्यूपाइड सेल में इसको और इसको जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ जैसे कि मेथड में यहाँ क्या लिखते हैं, यू आई प्लस वी जे लिखते हैं इस सेल में। तो इसको जोड़िए, 0 + 2 कहाँ लिखना है, ये हमें अनऑक्यूपाइड सेल में लिखना। तो ठीक है, ये ऑक्यूपाइड सेल है, इसमें नहीं लिखना, इसमें नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना 0 - 1 कितना आ जाएगा -1, अनऑक्यूपाइड सेल में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो ऑक्यूपाइड सेल है, इसमें नहीं लिखना। ठीक है, 3 और 2 5, यहाँ 5 लिखना। ठीक है, 6 और 2 8, अनऑक्यूपाइड सेल में यहाँ कितना आ जाएगा 8, ऑक्यूपाइड है, इसमें नहीं लिखना, इसमें नहीं लिखना, यहाँ लिखना 3 और 1 4, यहाँ कितना लिखना हमें 4, इसमें नहीं लिखना। ठीक है, 1 - 1 0, तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद डी आई जे निकालते हैं। तो डी आई जे सेल के इधर यहाँ पे लिखते हैं डी आई जे, इसमें से इसे घटा कर लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर्मूले में भी वहाँ लिखा हुआ था, सी आई जे में से क्या घटाना होता है, यू आई प्लस वी जे घटाना होता है। तो इसमें से इसे घटाइए, 5 - 2 3। ठीक है, अनऑक्यूपाइड सेल में देखेंगे 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, 7 - 5 2, 9 - 8 1, 4 - 4 0,
5 माइनस 0 5, ठीक है। तो जो सारे DIs है वो नॉन नेगेटिव आने चाहिए, तो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाना पड़ने का, ठीक है। तो लिख देंगे हियर ऑल DIJ या तो 0 है या 0 से कैसे हैं, बड़े हैं, कोई सा DIJ माइनस तो नहीं आया। तो जब ये सारे DIJ 0 या 0 से बड़े आ जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। हियर ऑल DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द सॉल्यूशन इज कैसा होगा, ऑप्टिमल। तो ये जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, ऑप्टिमल होगा, ठीक है। तो इसकी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट, ठीक है। तो इनसे ही आ जाएंगे 3 × 18 प्लस 6 × 1, ठीक है। इसके बाद प्लस 4 × 12 और, ठीक है, प्लस या, ठीक है, कितना 1 × 25 प्लस 3 × 4 और प्लस 7 × 30। तो इसे मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगी, कॉस्ट निकल जाएगी। वैसे इसने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसका यही होगा। भाई इसमें यदि कोई सा DIJ नेगेटिव हो जाता, ठीक है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता। अब ये हमने कौन से मेथड से करा, ठीक है, पेनल्टी मेथड से, वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो इससे ही ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। तो इसने मोदी मेथड ने इसको करके देखा, ठीक है। तो इसका ऑप्टिमल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सेम है। तो मोदी मेथड ने इस मेथड से कहा कि जो तेरा सॉल्यूशन है वो ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। यदि ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन ना होता तो DIJ नेगेटिव आ जाता, तो DIJ नेगेटिव हो जाता तो उसको आगे सोल्व करना पड़ता, ठीक है। आएंगे आगे क्वेश्चन में आएंगे DIJ नेगेटिव, तो वहाँ तुम्हें और अच्छे समझ आ जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हो सकता है थोड़ा कम आया हो समझ, ठीक है। तो इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आगे और इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ बड़े अच्छे समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो कॉस्ट वैसे पूछी नहीं, तो कॉस्ट यदि पूछेगा तो ये कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। वैसे क्या पूछा है इसका, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही पूछा। तो इसका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो यही आ जाएगा कितना, यानी कि x24 इक्वल टू 25, x21 इक्वल टू 12, x12 इक्वल टू 18, x13 इक्वल टू 1, x31 इक्वल टू 4, x33 इक्वल टू 30। तो ये क्या आ गया, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो और क्वेश्चन में आगे और अच्छे समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।